अच्छा, कंटेंट राइटिंग के बारे में बेसिक्स चीजें तो आप लोगों ने जान ली कि बेसिक्स चीजें क्या क्या होती हैं और आपने उनके ऊपर किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे वो चीजें ला सकते हैं, कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है कंटेंट राइटिंग के अंदर, कौन सी नहीं। लेकिन इन सब के बाद भी ना बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो मेन आज का मकसद था वो था एफिलिएट आर्टिकल। लेकिन एफिलिएट आर्टिकल को समझाने से पहले मुझे आपको बहुत सी चीजें मजीद समझानी पड़ेंगी कि रिव्यू और कंपैरिजन को मैंने क्यों इस चीज के अंदर ऐड किया। ये चीज भी मुझे आपको समझानी थी और इसके अलावा मुझे आपको डिटेल बतानी थी कि एफिलिएट आर्टिकल जो है जैसा आप लोग समझते हैं वैसा नहीं होता। ठीक है। Prabhat, please ask him to put password is मैं पासवर्ड यार, पासवर्ड मैंने लगाया तो नहीं, शायद गलती से लग गया। ये पासवर्ड मैंने मैसेज किया, आप ये पासवर्ड उसको दे दें। ठीक है। अच्छा, तो मतलब एफिलिएट के वो आर्टिकल जब आपने लिखने होते हैं उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो कि लाइक आपको नहीं आइडिया। ठीक है। तो एफिलिएट कंटेंट की बात करते हैं कि हम एफिलिएट कंटेंट के ऊपर ही लिखना चाहते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एफिलिएट कंटेंट के अंदर चीजें कौन कौन सी आती हैं। अगर हमें वो नहीं पता तो हम जो सा है अपने सॉरी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमने आर्टिकल लिखना कैसे है। तो सबसे पहले एफिलिएट को चूज भी मैंने इसीलिए किया है कि आजकल हर कोई जिसको देखो एफिलिएट के ऊपर काम कर रहा है और उसको एफिलिएट आर्टिकल के जानने की जरूरत है। वो बेसिक चीजें नहीं समझ आ जाता, डायरेक्टली वो चाहता है कि मुझे मेन चीज बता दी जाए। तो यही मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने अभी ये सेशन रखा है। ठीक है। इसके अंदर बेसिक मेरा यही मकसद है कि आपको एफिलिएट आर्टिकल लिखना आ जाए, एफिलिएट कंटेंट लिखना आ जाए और आप उसको इजीली जो है समझ सकें। बस कि वालेकुम सलाम। और जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना कि एफिलिएट आर्टिकल कैसे लिखना, दूसरे आर्टिकल आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। वालेकुम सलाम आयशा। ओके। हमेशा जब भी एफिलिएट साइट के ऊपर आप आर्टिकल लिखने लगते हैं तो आपको दो टाइप्स के कंटेंट देखने को मिलते हैं एफिलिएट साइट्स के ऊपर। ठीक है। ये एफिलिएट साइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एफिलिएट साइट कोई भी है, किसी भी तरह की है, नो अदरली यू आर नॉट लेट, बिल्कुल अभी ये फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है। एफिलिएट साइट्स के दो टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है, एक को हम कहते हैं कमर्शियल कंटेंट, दूसरे को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ये एफिलिएट साइट्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल साइट्स की नहीं, नॉर्मल ब्लॉग्स वगैरह को मैं अभी नहीं कंसिडर कर रहा। ठीक है। आप नॉर्मल ब्लॉग्स साइट्स को ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मैं बात कर रहा हूँ एफिलिएट साइट की। तो इसकी जो दो टाइप्स हैं वो है कमर्शियल कंटेंट और इंफॉर्मेशनल कंटेंट। कमर्शियल कंटेंट कौन सा होता है? दैट इनकरेज परचेजेस थ्रू एफिलिएट लिंक, जिसके अंदर जस्ट आपको इंकरेज किया जाता है कि ये एफिलिएट लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें और इस प्रोडक्ट को बाय करें। मतलब उसके ऊपर यूजर कोई भी विजिटर आता है उसको सिर्फ इंकरेज किया जाता है। ठीक है। और विजिटर को पता है कि यार इसके ऊपर मुझे प्रोडक्ट ही मिलनी है, तो वो क्या करता है कि ज्यादातर आपका विजिटर वापस नहीं आता आपके ब्लॉग के ऊपर। दूसरी बात करते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है आप यूजर को एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा कंटेंट ये चीज है, फला चीज है। उसके अंदर क्या करता है कि यूजर कीप विजिटिंग, ठीक है, ब्रिंग देम बैक और इनकरेज शेयरिंग, तो आपके ब्लॉग की शेयरिंग भी इंक्रीज होती है। तो अब आपको आइडिया ये होगा कि आपको काम किसके ऊपर करना है, कमर्शियल कंटेंट के ऊपर करना है कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर करना है। आई आई नो आपको ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हुई कि कमर्शियल कंटेंट क्या और इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल कंटेंट को। मैं आपको कीज बताता हूं सबसे पहले कि ये कमर्शियल कंटेंट के बारे में मैं बताने लगा हूं। कमर्शियल कंटेंट क्या करता है? हेल्प रीडर्स मेक एन इन्फॉर्म्ड परचेज, कि उनको बताता है कि ये परचेज है, इसके अंदर ये आपको बेनिफिट है, ये कौन से हैं, ये इसके नुकसान है, ये इसके फायदे हैं, और अगर आपने बाय करनी है तो आपके पास ये लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है। मेक मनी इन टू वेज, इसके अंदर दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तो एफिलिएट मार्केटिंग जो कमीशन चलता है, दूसरा स्पॉन्सर फीस, के कोई प्रोडक्ट वाला आपको स्पॉन्सर करता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको अपने ब्लॉग के ऊपर लगाओ, रिव्यू लिखो या कुछ इस तरह का काम करो, तो लिंक से जनरेट करवाओ, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर से भी पैसे ले सकते हैं और उसका एफिलिएट लिंक लगाकर उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। मीटिंग पास हमजा ये है।
आयशा वालेकुम सलाम, सॉरी दोबारा से मैसेज रिपीट हो गया, चले। थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑलवेज पुट योर रीडर्स इंटरेस्ट फर्स्ट, कि अगर आप रीडर्स का इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, रीडर्स को नहीं बताएंगे कि वो क्या चीज चाहते हैं या वो क्या चीज, रीडर्स का इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके कंटेंट के अंदर, तो वो जारी बात है आपकी प्रोडक्ट को भी परचेज नहीं करेंगे, आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को भी परचेज नहीं करेंगे। ये चीज पॉइंट भी आप लोग लाजमी अंदर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। कमर्शियल कंटेंट के एग्जांपल्स क्या है? प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट राउंड अप, कंपैरिजन पोस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं ना, कंपैरिजन, दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर लिया, कोई भी चीजें कर ली, जब इन चीजों की बात आती है तो प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट राउंड अप, कंपैरिजन पोस्ट, इन चीजों की बात आती है तो इसके अंदर आप आइडिया लगा लेंगे कि ये चीज जो सी है ये कंटेंट कमर्शियल है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट आपको लिंक मिलने वाला है और आप इस लिंक के ऊपर जाके प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। ठीक है, जारी बात है जब आप किसी प्रोडक्ट का या किसी सब्जेक्ट का आप कंपैरिजन सर्च कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स मीन कि आप उसको बाय ही करने वाले हैं, तभी तो आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या खूबियां जिसकी वजह से मैं इसको बाय करूं। ठीक है, तो यही चीज आती है। प्रोडक्ट का रिव्यू आप तब रीड करते हैं या तब देखते हैं या तब पढ़ते हैं जब आपको पता है कि आपने ये प्रोडक्ट बाय करनी है या आपको उसके फीचर जानने होते हैं, देन वो आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू रीड करते हैं। प्रोडक्ट राउंड अप भी प्रोडक्ट रिव्यू की तरह ही होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट की। इसके अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट विल इंटरटेन, एजुकेट, इंस्पायर ऑन द टॉपिक ऑफ योर साइट, कि कोई भी टॉपिक है आपकी साइट का, उसके ऊपर आपका कंटेंट विजिटर को इंटरटेन कर सकता है, उसको एजुकेट कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है। मतलब वो आपके कंटेंट से इंस्पायर होकर उसको शेयरिंग करेगा, जाहिर बात है यही चीजें आ जाएंगी। तो आपके कंटेंट के ऊपर ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये आपको ड्राइव ट्रैफिक करता है, एंगेजमेंट विजिटर्स इंक्रीज करता है। एंगेजमेंट विजिटर से क्या मुराद है कि जितने विजिटर्स आपकी साइट पे आएंगे वो जाहिर बात है आपकी साइट से परचेज करना जरूरी समझेंगे, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, आपने उसके अंदर तमाम चीजें मेंशन की हुई है। ठीक है, तो जो आप लोग एफिलिएट कंटेंट सीखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ठीक है, और जो कंटेंट आप लोगों के जेन में है वो है कमर्शियल कंटेंट। अभी आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ आया होगा कि मैं किस लिए ये चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मकसद क्या? इन्फॉर्मेशन कर, स्टे लॉन्गर, कम बैक, मतलब विजिटर वापस आता है, स्टे लॉन्गर ज्यादा देर आपकी साइट पर रहता है, आपकी साइट का बाउंस रेट कम होता है, लिंक टू योर साइट, आपकी साइट के ऊपर लिंक्स होते हैं, आप जारी बात है शेयर ऑन सोशल मीडिया, आपकी साइट के जो सी वो सोशल मीडिया पे शेयर करता है। इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा अर्निंग जो सी है वो एड रेवेन्यू से कर सकते हैं। एड रेवेन्यू लाइक गूगल एडसेंस हो गया, मीडिया लिंक हो गया, ये चीजें भी आप अपने एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर यूज कर सकते हैं। और जी हाँ, गूगल एडसेंस की पॉलिसी में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप अगर गूगल एडसेंस यूज कर रहे हैं तो आप एफिलिएट नेटवर्क नहीं यूज कर सकते, और एफिलिएट नेटवर्क की किसी भी पॉलिसी में ये चीज नहीं लिखी हुई कि अगर आप एफिलिएट यूज कर रहे हैं तो आप गूगल एडसेंस या कोई एड नेटवर्क नहीं यूज कर सकते। दैट्स मीन कि आप इन दोनों को मिक्स अप करके भी अपनी अर्निंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट की एग्जांपल हाउ टू गाइड्स जो आप अक्सर देखते हैं, लिस्ट आ जाती है कि बेस्ट 8 या टॉप 10 ब्लॉगिंग टूल्स ईटीसी, जो लिस्ट आती है, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ये सारे आपके इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर चीजें आ जाती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन करें? सब बोला करें ताकि मुझे पता रहे कि सब एक्टिव है। आयशा, आप दोनों मतलब इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट को कह रहे हैं कि दोनों यूज कर सकते हैं? आप, ये सारी चॉइस आपकी है, मुझे जस्ट आपको कंटेंट का आइडिया देना है कि इन केस आप कल को अगर कोई कंटेंट राइटर हायर करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट उससे लिखवाना है कि आपने कमर्शियल कंटेंट लिखवाना है। और इन दोनों का तरीका कार बिल्कुल डिफरेंट है, इनके लिखने का तरीका डिफरेंट है, इनकी चीजें समझने का तरीका डिफरेंट है, इनके अंदर प्रोडक्ट को मेंशन करने का तरीका डिफरेंट है। ओके, दैट्स वाई आपको इन दोनों का डिफरेंट भी पता होना चाहिए।
होप सो ये डिफरेंट आप लोगों को किसी ने नहीं अभी तक बताया होगा, होप सो, या फिर आपको नहीं मिलेगा। ये डिफरेंट जो सा है, मैंने बहुत देर बाद आके मुझे भी समझ लगी थी कि ये डिफरेंट होते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट वगैरह जो से ये चीजें डिफरेंट होती हैं, मुझे बहुत देर बाद जाके समझ आई थी। ओके, एक और क्वेश्चन आया था, समराइज करें थोड़ा यहाँ तक इन पॉइंट्स। श्री अहमद, आई थिंक आप लेट हैं, तो बार बार चीजें रिपीट करने से फायदा नहीं है, आप किसी से पूछ लीजिएगा ग्रुप के अंदर। अब बात करते हैं रिव्यू आर्टिकल। मैं पहले आपको रिव्यू आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, फिर कंपैरिजन आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा एफिलिएट आर्टिकल। ठीक है जी, बिल्कुल तकीर भाई, सरीर अहमद, ओके जी। रिव्यू आर्टिकल, द गोल ऑफ रिव्यू इज टू evaluate और जज समथिंग। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जज करना, कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं क्या नहीं पॉइंट्स। तो दैट्स मीन कि द गोल ऑफ रिव्यू इज टू evaluate और जज समथिंग। अब बात करते हैं कि आप अगर लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें आप लोगों को जेन में रखनी पड़ेंगी, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और फाइनलाइजिंग योर वर्क। उमर फ्रूक, बिल्कुल होते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया कि एफिलिएट के अंदर रिव्यू आर्टिकल होते हैं या नहीं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि एफिलिएट के अंदर क्या आर्टिकल आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते। एक मुझे बात बताए, आप जितने रिव्यू आर्टिकल देखते हैं, चले पहले हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बाद में दिखानी थी, लेकिन चले अभी हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। रिव्यू ऑफ होस्टिंग, ओके, मैंने यहाँ पर एक होस्टिंग का रिव्यू लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिव्यू देखा होस्टिंगर का कह लें, साइट ग्राउंड का कह लें। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर मेरे डिफरेंट इसने होस्टिंग के जो थे ना लिंक लगाए हुए हैं डिफरेंट जगह पे। यहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग एड $0 और सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। आपको क्या लगता है कि इसने ये डायरेक्टली लिंक विदाउट एनी एड यहाँ पर लगाए हुए हैं? यहाँ पर भी इसने विजिट होस्टिंगर लिखा हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसने ऐसे ही लिख दिया, इसने ऐसे ही सारा कुछ ये लिंक लगा दिया विदाउट एनी अर्निंग? नहीं, इसने यहाँ पर अर्निंग अपनी लगाई हुई है, और वो अर्निंग का सोर्स क्या है? एफिलिएट है। कोई भी इसके लिंक से जाएगा तो वो बाय करेगा, कोई भी प्लान बाय करता है तो इसको उसकी अर्निंग लाजमन तौर पे मिलेगी। ठीक है, यही चीज है। आप यहाँ पर साइड ग्राउंड का मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, साइड ग्राउंड का रिव्यू भी इसने पेश किया हुआ है, तो यहाँ पर साइड ग्राउंड के ऊपर भी तो वही चीज ये कर रहा है। ठीक है, वही चीजें सारा कुछ आ रही हैं। आप लोगों को लिंक्स यहाँ पर जो लगे मेरे, आप अगर इनके लिंक से बाय करते हैं तो जाहिर बात है आपको ऑटोमेटिकली इनके एफिलिएट अकाउंट में अर्निंग चली जाती है। तो यही चीज आपके रिव्यू में भी आ रही है, ये एफिलिएट कंटेंट के अंदर आपकी चीज आ सकती है। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहाँ पर देखिए, अब एफिलिएट कोड इसका लिखा हुआ नजर आ गया, एफिलिएट कोड। यहाँ पर देखिए मैंने लिंक ओपन किया है, सरीर अहमद, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि हम जस्ट अमेजोन प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। यार एक चीज मैं बोल बोल के थक गया हूँ। आप सरीर अहमद मुझे आई थिंक अभी न्यूली फॉलो कर रहे हैं। मैं शुरू से ये चीज बोल रहा हूँ कि अमेजोन के अलावा एफिलिएट नेटवर्क लाखों की तादाद में है। जस्ट आपको थोड़ा आउट ऑफ मार्केट जाके सोचना पड़ेगा, आउट आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। बात यह है कि जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस कम्युनिटी से हट के कोई चीज लेकर आए। अमेजोन के ऊपर तो इस टाइम हर कोई काम कर रहा है। अगर आप अमेजोन से हट के काम करेंगे तो क्या कुछ यूनिक नहीं आएगा? आपका काम यूनिक होगा तो आपके पास विजिटर्स ज्यादा नहीं आएंगे, आपके पास कमीशन ज्यादा नहीं आएगा। तो ये चीज, यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को छोड़ें। अच्छा, आप कहते हैं अमेजोन, ठीक है, आप लोगों ने एक कमीशन, ये नेटवर्क है। आप लोगों में से कितने लोग इस नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर्ड है? cj.com के ऊपर कितने लोग रजिस्टर्ड है? आई थिंक कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, हालांकि ये अमेजोन से ज्यादा आप लोगों को कमीशन देता है।
ठीक है। प्रभात ने फिर आपको ये चीज पता होगी, प्रभात के ये अमेजोन से ज्यादा आप लोगों को कमीशन देता है। अमीर हमजा, आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। सीजे के ऊपर इससे हटके आप लोगों को एक और नेटवर्क है, अभी मेरे जेहन से निकल गया उस नेटवर्क का नेम। ठीक है, चले क्लिक बैंक भी आप लोगों के सामने। क्लिक बैंक का कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन जो इंडिया के अंदर यूजर है वो तो इसको यूज करते होंगे। ठीक है, वो तो यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। क्लिक बैंक के बाद हमारे पास नेटवर्क आ जाता है जेविजो। कितने लोग जेविजो के बारे में जानते हैं? हालांकि मैंने अपना पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स ही जेविजो के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, जेविजो के ऊपर मैंने सारी चीजें बताई हुई है। हाँ, आजकल जेविजो का रिजल्ट थोड़ा डाउन है। क्यों? क्यों? ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से इसके जितने सेलर्स हैं जो भी है वो सारे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, इस वजह से जेविजू डाउन जा रहे हैं। जेविजू को आप रहने दें। वॉरियर प्लस की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब आई थिंक मैंने आप लोगों को ये जस्ट थोड़े से नेटवर्क बताए हैं, उसके अलावा मैंने एक नेटवर्क की लिस्ट शेयर की थी। ठीक है, उस नेटवर्क की लिस्ट के अंदर तो मैंने तकरीबन 25 जो है नेटवर्क बताए थे जो कि पाकिस्तान में पे आउट करते हैं। ठीक है, ये पेपैल की जगह पे आप पायोनियर यूज कर सकते हैं। पायोनियर का अकाउंट पाकिस्तान के अवेलेबल है। ठीक है, मुनव्वर ऑलरेडी शेयर्ड है youtube.com। ठीक है, इसके ऊपर आप अगर लिखेंगे ना यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग टट्सविला, सिंपल इतना लिखें आपको ये सारे पेरियड मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर टट्सविला डायरेक्टली लिखे आप, तब भी मिल जाएंगे। ठीक है, टट्सविला के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, क्या दोबारा करें, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स इन उर्दू हिंदी 17 वीडियोस है। इसमें मैंने ए टू जेड एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन फिर भी अभी जो बात है कि कंटेंट आ जाता है, ये रिव्यूज जो है ये भी आपके कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। मेरी बात कहां से कहां पर चली गई, आप लोगों को ये चीज मैं अब समझाना है। सिर्फ एक क्वेश्चन से हमारी बात कहां पे कहां चली गई है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट के रिव्यू आर्टिकल के अंदर जो 3 चीजें मैटर करती हैं वो स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फाइनलाइजिंग योर वर्क जोन है। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका आता है आपके रिव्यू आर्टिकल को एक्सपेंड करने में, रिव्यू आर्टिकल को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का आइडिया होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ये क्या चीज कर सकती है, या इस प्रोडक्ट का मेन मकसद क्या है, वो किस तरह काम करेगा। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा, देन व्हाट द ऑथर सेज, कि प्रोडक्ट का जो ऑथर है या जिसने प्रोडक्ट बनाई हुई है या जिसकी वो प्रोडक्ट है वो उसके बारे में क्या रिव्यू रखता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया कि व्हाट द कस्टमर सेज, कि जो ऑलरेडी उसके कस्टमर्स हैं वो क्या चीज कहते हैं। ठीक है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा आप रिव्यू आर्टिकल नहीं लिख सकते। आपने पहले ऑथर को रीड करना है, फिर कस्टमर को रीड करना है। ठीक है, देन आता है अबाउट द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, के आपने प्रोडक्ट के फीचर्स, अबाउट द प्रोडक्ट के आपने उसके अबाउट जो सी चीजें हैं वो कलेक्ट करनी है। देन प्रोज एंड कॉन्स, उसके फायदे और नुकसान। ठीक है, कंपैरिजन विद अदर्स, कि आपने उसका कंपैरिजन करना है किसी दूसरी प्रोडक्ट से कि ये उस प्रोडक्ट से बेहतर है। ठीक है, इस तरह कंपैरिजन करना है। ये चीज जो सी है ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको आइडिया हो सके कि स्ट्रक्चर आपने बनाना किस तरह है। अब स्ट्रक्चर का यहाँ पे मैं मतलब क्या ले रहा हूं, स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे मतलब ले रहा हूं आउटलाइन टाइप, आप कह लें आउटलाइन। ठीक है, आपने अपनी आउटलाइन बनानी है, इसको आप आउटलाइन कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीजें कह सकते हैं। जब आपकी आउटलाइन बन जाएगी उसके बाद बात करते हैं कि आपने बिगनिंग करनी है, बिगनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। बिगनिंग के बाद आप जो सा प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिव्यू आर्टिकल का मैं आपको एक हैक बता देता हूँ, हैक समझ लें या जो भी चीज आप लोग इसको कह सकते हैं, कह ले टिप समझ लें। आप लोगों के लिए टिप है कि जब भी आप रिव्यू आर्टिकल स्टार्ट करें ना, उसके अंदर एक बात आती है बिहेवियर वाली, कि जो आपका बिहेवियर है ये मैटर करता है। बिहेवियर के अंदर क्या है कि आपने हमेशा सेकंड पर्सन टोन रखनी है। सेकंड नहीं, फर्स्ट पर्सन आएगी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन टोन रखनी है। रिव्यू आर्टिकल के अंदर हमेशा आपकी फर्स्ट पर्सन टोन होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन टोन क्या है कि आई, आपने वर्ड आई का यूज करना है। ठीक है, आई का मतलब क्या है, मी, आई मी, कि मैं खुद।
ठीक है, हमेशा आपने अपनी टोन जो सी रखनी है इस आर्टिकल के अंदर वो आई से रखनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय की, मैंने ये प्रोडक्ट यूज की और मेरे पास इसके ये फीचर्स आए। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल का जो मकसद है, रिव्यू आर्टिकल की जो आप समझ लें कि बात है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है राइटर पे। ठीक है, एडिटर पे या राइटर पे, आप एडिटर हो या राइटर हो जो भी हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। तो आपका आर्टिकल जब तक फर्स्ट पर्सन टोन में नहीं होगा तब तक आपका आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल नहीं बन सकता। फ्रेंडली टोन का क्या मुराद है कि आपने वहां पर जो अपनी टोन रखनी है, जो आपका नेचर होगा वो ऐसा होगा कि जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, कि आप किसी दोस्त को समझा रहे हैं, यार मैंने ये प्रोडक्ट बाय की और मेरे पास इस प्रोडक्ट का ये रिजल्ट आया। थर्ड चीज, राइट योर ओपिनियन इन योर नेटिव स्टाइल। नेटिव स्टाइल से क्या मुराद है कि अपने जो आपने चीज फील की है ना, शरीर अहमद, आपको प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है कि कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट बाय करते हैं? अभी यहाँ पर मेरे पास इस टाइम 25 लोग मौजूद हैं। 25 लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद। पेशेंस अगर होगी तो आपकी सेल्स आएंगी और पेशेंस जो है वो बहुत मतलब यहाँ पर 25 लोग मौजूद हैं। इन 25 लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उनमें से आप लोगों ने कितने बाय किए हुए? एनीवन, कोई क्वेश्चन कर दो, कितने बाय किए हुए? मुझे जस्ट इतना सिंपल सा एक आंसर। ओके, अब उनमें से कितने सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप लोगों में से ग्राफिक्स डिजाइनिंग किस किस को आती है? ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत भी आती हो, थोड़ा बहुत पता भी हो। अब आपने जो कैनवा है वो तो बाय नहीं किया। ठीक है, कैनवा आप बाय नहीं करते, लेकिन आप लोग प्रीमियम अकाउंट्स यूज करते हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर शेयर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, फोटोशॉप आप लोग क्रैक यूज करते हैं, वो भी तो बाय किए बिना ही आप लोग काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली श्री अहमद, आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाता है कि आप कंप्यूटर के अंदर जो विंडो यूज करते हैं वो भी आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, वो भी आप क्रैक ही यूज कर रहे हैं। तो हर चीज का क्रैक मौजूद है, आपको जस्ट उस चीज को समझना होगा। और जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बाय ही करें, आप हर चीज बाय ही करें। आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आई के ऊपर है। ठीक है, आई मैंने बाय की, हालांकि उसने बाय नहीं भी की हुई तो वो आपको यही बताएगा कि उसने बाय की और उसके पास ये रिव्यू आया। ठीक है, मैं आपको कई ऐसे यूट्यूब के ऊपर चैनल दिखा सकता हूं कि उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बाय नहीं की हुई, ना ही उनको वो स्पॉन्सर की गई है, जस्ट वो एफिलिएट के ऊपर उनसे अर्निंग कर रहे हैं और वो अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज की है। बिल्कुल श्री अहमद, सारे फीचर्स तो आपको मिल जाते हैं यार। इसकी भी एग्जांपल मैं यहाँ पे भी डिटेल से आपके हर क्वेश्चन का आंसर देना डिटेल से। ठीक है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑनलाइन होने का मकसद ही क्या है कि आपको सारी चीजें, आप अमेजोन की बात करते हो, सारे के सारे आप लोग अमेजोन की बात करते हो। यहाँ पर एक शर्ट आ रही है, आपने ये शर्ट बाय नहीं की, आपने ये यूज नहीं की, शर्ट की एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी है, आप ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे आपको शर्ट का आइडिया हो जाता है। आप इससे नहीं सेटिस्फाइड हो रहे, आप इससे नहीं सेटिस्फाइड हो रहे, आप नीचे आएंगे, कस्टमर क्वेश्चन आंसर रीड करें। कस्टमर के क्वेश्चन आंसर, इज इट ट्विंकल फ्री और नीड्स रेटिंग। ठीक है, इसके आंसर में उन्होंने बताया हुआ है, आयरनिंग सॉरी। ठीक है, उसके अलावा नीचे आए, उन्होंने मजीद नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ना तो आप यहाँ पर आई का वर्ड यूज कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया होगा और इसका आंसर ये मिला हुआ है। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, आप कस्टमर है, आपने क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये आपको आंसर मिल गया उसका। ठीक है, आप इस आंसर को तो यूज कर सकते हैं, जारी बात है। अगर उसने ऑफिशियली आंसर दिया हुआ है, तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने आंसर दिया हुआ है, तो कोई ना कोई उसने बात सोच समझ के यहाँ पर लिखी है ना। यही बात जो है आपने जस्ट इस बात को नोट करना है। इसके अलावा मैंने जो ऑलरेडी चीज बताई है वो चीज आपने नहीं नोट की
कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज मेंशन की है कि व्हाट द ऑथर सेज, व्हाट द जिन्होंने बाय किया प्रोडक्ट वो क्या कहते हैं, ठीक है, सेलर और बायर, ठीक है, दोनों को आपने रीड करना है। या अली अदर वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई को, श्रीर अहमद को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने जस्ट ये चीज नोट करनी है। मेरे कंप्यूटर के अंदर इस टाइम जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं सारे पेड हैं, इवन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर तक भी पेड है, ठीक है, मैंने बाय किए हुए हैं, वो पेड करके मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। मुझे अब क्या है कि मैं उनका अगर ऑफिशियली तौर पे रिव्यू देता हूं तो मुझे उनकी तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। मैं फोटोशॉप का अगर रिव्यू लिख कर पेस्ट करता हूं, जो कि बहुत ही एक समझ लो कि नादानी वाली बात है, क्योंकि फोटोशॉप का रिव्यू लिखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं अगर लिख के, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लिख के अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करता हूँ और उनको मैं ऑफिशियली लिंक सेंड करता हूँ, तो वो मुझे कोई ना कोई डिस्काउंट कपन लाजमी देंगे। आप अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर डिस्काउंट कपन देखते हैं, तो वो मेरे पास कहाँ से आते हैं डिस्काउंट कपन? मुझे वो क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियली अगर आप लोग बाय करेंगे तो आपको ये बेनिफिट है, लेकिन अगर आप उनके क्रैक यूज करके डायरेक्टली रिव्यू लिख देते हैं, देन वो आपके ऊपर कुछ किसी किस्म का वो इलीगल कोई कॉपीराइट कंटेंट का कोई क्लेम नहीं करने वाले आपके ऊपर। वो जस्ट उनको रिव्यू चाहिए, और हो सकता है उसी रिव्यू की बेस के ऊपर वो आपको प्रोडक्ट फ्री में प्रोवाइड कर दें। बहुत से ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि प्रोडक्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और इसके भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। inspirewriter.com ये एक वेबसाइट है, राइट रिव्यू गेट फ्री लाइसेंस। यहाँ पर देखिए, गेट फ्री लाइसेंस, राइट अ रिव्यू एंड गेट अ फ्री की टू इंस्पायर। यहाँ पर देख सकते हैं, राइटिंग अस अ रिव्यू नो लेस देन 200 वर्ड्स, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे आपको 1 ईयर का लाइसेंस की मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग अपना लिखते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम देंगे, अगर 400 वर्ड्स एंड सेंड मी द लिंक टू अस, और यहाँ पर वो आपको लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज है कि इस तरह काफी प्रोडक्ट्स के ऑनर जो हैं वो आपको डायरेक्टली उसका लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, या वो प्रोडक्ट आपको ऑफिशियली प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। श्री अहमद, आंसर क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हुई? मुझे इस बात की जल्दी नहीं है कि कंटेंट राइटिंग का कोर्स जल्दी से खत्म हो, क्योंकि मैंने सॉरी बहुत देर के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये कोर्स स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। यहाँ पर इस लाइव सेशन का मकसद ये है कि आपका सेशन क्वेश्चन क्लियर हो, चाहे एक क्वेश्चन के अंदर सारा लाइव गुजर जाए, ठीक है। ओके, राइट योर ओपिनियन इन योर नेटिव स्टाइल। नेटिव स्टाइल का क्या मतलब है कि आपने डायरेक्टली वो रिव्यू लिखना है जो आप लोग फील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट के जो मैंने रिव्यूज रीड किया है, या जो जिस हिसाब से अगर मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है तो मेरे पास इसका क्या रिव्यू होंगे। एक गेमिंग कीबोर्ड है, मैंने वो गेमिंग कीबोर्ड यूज किया है, मुझे उसको इतना मजा नहीं आया उसको यूज करने में, तो मैं वो ही चीज वहां पर लिखूंगा। आपको वहां पे झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि झूठी तारीफ आपने करनी शुरू की हुई है, झूठी तारीफ करते जा रहे हैं, ऐसा आप नहीं करें। आप जो आपको फील हुआ है, जो रीड करके फील हुआ है, जो आपने यूज करके फील किया है, आप वो डायरेक्टली चीज वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज आता है फाइनलाइजिंग योर वर्क। इसके अंदर क्या आता है, रैप अप एवरीथिंग। रैप अप एवरीथिंग का क्या मतलब है कि आपने हर चीज को क्लोज करना है। अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं, या कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर 3 चीजें नोट करेंगे, ठीक है। इन 3 चीजों को आपने कंटेंट राइटिंग के अंदर भी लेकर आना है। सबसे पहली चीज बिगनिंग, उसकी एक स्टार्टिंग होती है कि वो स्टार्ट किस तरह हो रहा है, कॉन्सेप्ट उसका एक स्टार्टिंग का होता है। फिर आता है मेन पॉइंट, मेन कह लें या फिर आप कह लें कि मेरे जेहन से वर्ड निकल गया, ठीक है। आपका वो एक समझ लें कि एक किक पॉइंट होता है। किक पॉइंट का मुराद ये है कि वो पॉइंट जहां से आपकी मूवी का कॉन्सेप्ट बनता है। थ्रिल पॉइंट आप कह लें कि आपकी थ्रिल पॉइंट आ जाता है, बुक का कॉन्सेप्ट बनता है। थर्ड चीज पे होती है एंडिंग, कि उसको एक अच्छी सी एंडिंग दी जाती है। लाइक एक मूवी की बात करें तो उसमें हीरो हीरोइन है, ठीक है, वो मिलते हैं, उनकी लाइफ स्टार्ट होती है और एंड पे वो
दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, एक बुक है, उस बुक के अंदर एक स्टार्टिंग की गई है। आप लोगों में से कितने लोग, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पीरे कामिल नावल पढ़ा हुआ है? पीरे कामिल या स्टोरी ऑफ ऑल मूवीज, या ऐसा तो आपने भी रीड किया हुआ है। ठीक है, पीरे कामिल से हट के भी कोई भी बुक है, उस पीरे कामिल के अंदर देखे तो जो राइटर है उसने उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। किसी जगह पे क्या हो रहा है कि स्टोरी जो सी है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर दूसरी जगह पे स्टोरी किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चैप्टर 1 इज समथिंग डिफरेंट एंड चैप्टर 2 इज टोटली डिफरेंट। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एंडिंग नजदीक आती जा रही है, चीजें रैप अप होती जा रही है, इस तरह चीजें मिलती जा रही है। ठीक है, और एंड पे आते आते वो सारा एक एंडिंग हो जाती है, जहां पर पीरे कामल की भी स्टोरी वही है कि हीरो हीरोइन है और कभी अलग हो रहे हैं, कभी मिक्सअप हो रहे हैं, एंड पे जाके वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, यही हर मूवी की भी स्टोरी है। लेकिन पीरे कामल नावल इज रिकमेंडेड नावल, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं रीड किया और उसकी स्टोरी हद से ज्यादा बिल्कुल अलग है वो स्टोरी। पीरे कामिल भी और मुसहिफ, ये दो नावल मेरे बहुत फेवरेट है, मैं रीड भी करता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं टिप्स फॉर राइटिंग रिव्यू आर्टिकल। ये मैं जो टिप्स कुछ देने लगा हूं, ये पहले आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आपको रिव्यू आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। रीड, वॉच और लिसन टू द वर्क मोर देन वंस। इसका क्या मतलब है? रीड, वॉच और लिसन टू द वर्क मोर देन वंस। ठीक है, यहां पर वर्क से क्या मुराद है? हो सकता है आप किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है कि मेरे लिए एक रिव्यू आर्टिकल लिखो। आपने उसके काम को पहले कंप्लीटली समझना है। ठीक है, मोर देन वन से क्या मुराद है कि एक दफे रीड करें नहीं करें, आप उसको 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा रीड करें। रीड, वॉच और लिसन से क्या मुराद है कि हो सकता है वो आपको वीडियो प्रोवाइड करे, हो सकता है वो आपको वॉइस नोट प्रोवाइड करे, हो सकता है वो आपको टेक्स्ट बेस्ड प्रोवाइड करे। ठीक है, ये चीज आपने उसके काम को एक दफा से ज्यादा रीड करना है, या फिर सुनना है, या देखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, कि आपने अपने कंटेंट के अंदर, आर्टिकल के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो जरूरी है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। लाइक आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं ना, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, फिर से एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं, नोटपैड प्लस प्लस की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट ओपन करता हूं। ठीक है, होम के ऊपर आते हैं, यहां पर काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इतना कुछ एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि अगर आप इसको समराइज कर लें, शॉर्ट कर लें, थोड़ी सी आप इसको बता दें कि नोटपैड प्लस प्लस इज अ फ्री सोर्स कोड एडिटर एंड नोटपैड रिप्लेसमेंट। अगर आप लोग इतनी सी चीज भी बता देंगे तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि एज इन स्पीच और फ्री बियर। ठीक है, दैट सपोर्ट सेवरल लैंग्वेज, आप सेवरल लैंग्वेज सॉरी, आप इसको फीचर्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट सेवरल लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके, वही चीज आ गई, आपने इसको समराइज कर लिया, छोटा करके शॉर्ट करके यहाँ पर लिख लिया। तो ये ही रिव्यू का मकसद होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि अपनी ऑडियंस को आप समझे। अब मेरा ऑडियंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि हो सकता है कि आप ये जो चीज है नोटपैड प्लस प्लस, ये हेल्थ के ब्लॉग पे लगा रहे हो। ऐसा नहीं करना, आपके रिव्यू भी उसी प्रोडक्ट का प्रोवाइड करना है जो कि आपके निच के रेलिवेंट हो, जो आपके ऑडियंस को समझ आए, उसके ऊपर आपने प्रोवाइड करना है रिव्यू। ये ना हो कि आपका रिव्यू जो है वो किसी और चीज के ऊपर हो और आपकी नीच जो सी कोई और हो, आपकी नीच गेमिंग हो और आप हेल्थ के रिलेटेड रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसी चीज नहीं करनी है आपने। ठीक है, टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड से क्या मुराद है कि अगर आपने कोई चीज लिख दी है अपने, हाँ एग्जाम्पल आप दूसरी नीच से दे सकते हैं। टेक अ स्टैंड से मुराद है कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने उसमें किसी किस्म की उसकी बुराई की है। ठीक है, जो आपको लगा है कि इसके अंदर बुरी चीज है,
या फिर वो हो सकता है कि वो कोई प्रोडक्ट है, कोई नोटपैड है या कोई और फाइल है जो बार बार क्रैश कर रही है। ठीक है, आपने वो चीज अपने पास एक्सपीरियंस की है या फिर आपने किसी को एक्सपीरियंस करते देखा है या फिर आपके पास प्रूफ है कि वो चीज जो सी है हुई है, वो बुराई उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है और वो आपने अपने आर्टिकल के अंदर लिखी है। तो टेक अ स्टैंड से मतलब ये है कि अगर उस प्रोडक्ट का ओनर आपसे कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि ये चीज अंदर से रिमूव करो या मुझे प्रूफ दिखाओ, तो आप रिमूव करने के बजाय वहां पर स्टैंड लेंगे और उसको बताएंगे कि भाई मेरे पास ये प्रूफ है। दैट्स मीन के रिव्यू के अंदर जस्ट वो चीज मेंशन करें जो आपने फेस की हो या जो आपके रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू किया हुआ है, जिन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट किया हुआ है, उन्होंने वो चीज फेस की हो। आप उसका कमेंट दिखा सकते हैं कि भाई मैंने इसके पास ये चीज इस तरह देखी है। दैट्स मीन ओके, वो आपके ऊपर कोई किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना आपकी सारी अपनी मर्जी और कोई बंदा उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ये चीज आपने गलत लिखी है। आप कह सकते हो कि भाई मैंने अपने रिव्यू के मुताबिक लिखा, मुझे जो चीज फील हुई मैंने लिखी। आप इस बात डायरेक्टली कह सकते हैं। दैट मीन आप टेक अ स्टैंड, आप वहां पर स्टैंड ले सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ 2 दफा ऐसा केस हुआ है कि मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा था, तो उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था कि ये चीजें आप रिमूव करें, हम आपको फ्री चीजें प्रोवाइड करते हैं ये वो। तो मैंने उनके सामने स्टैंड लिया था, तो मुझे काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी मिला था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट ओनर आपके खिलाफ हो जाएंगे, नहीं, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप वो चीज वहां से रिमूव करें। ठीक है, चाहे वो आपको जितना भी लालच दें। फिर आगे डिपेंड करता है कि इंसान की मर्जी होती है कि वो अगर लालच में आकर रिमूव कर दे तो कर दे, लेकिन अगर आपने एक चीज लिखी है तो आप उसके ऊपर स्टैंड लें। नेक्स्ट चीज आ जाती है एक्सप्लेन हाउ यू आर जजिंग द वर्ड, कि आप लोगों ने ये भी अपनी चीज कंटेंट के अंदर एक्सप्लेन करनी है कि आप इसको किस मैनर से जज कर रहे हैं, किस मैनर से मुराद। फिर वही एग्जांपल आ जाती है, मैं एक प्रोग्रामर हूं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करता हूं। दैट्स मीन कि मैं प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट से इस नोटपैड प्लस प्लस को देखता हूं। मैं देखता हूं कि नोटपैड प्लस प्लस के अंदर फीचर्स क्या अच्छा है, इसके अंदर मैक्रोज मौजूद है, मैं मैक्रोज को यूज कर सकता हूं, सेटिंग्स के अंदर स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, ये चीजें। अगर एक डिजाइनर आता है, वो नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करता है, वो कहता है ओहो इसका डिजाइन तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए थी, वो चीज होनी चाहिए थी। आपने अपना एक्सपेक्ट रखना है कि मैं कौन बंदा हूं और मैं इस प्रोडक्ट को किस लिहाज से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, किस लिहाज से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। ठीक है, चीज समझ आई आप लोगों को? ये जो पॉइंट मैंने बोला, एक्सप्लेन हाउ यू आर जजिंग द वर्क, इस चीज की आप लोगों को समझ आई? ओके, गुड हो गया। होप सो आई एम नॉट बोरिंग। ओके, इंट्रोड्यूस एविडेंस टू सपोर्ट योर क्रिटिक, मतलब आपने एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी। अगर आप कोई बात उसके प्रोडक्ट के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस प्रोडक्ट के खिलाफ कोई चीज लिख रहे हैं, तो आपके पास एविडेंस मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में वो चीज कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको फिर जिन चीजों का पता है जस्ट आप वो चीजें मेंशन करेंगे। ये आप वार्निंग समझ लें या कुछ भी समझ लें। ठीक है, तो इसका ना आपके ऊपर ये इम्पैक्ट होगा कि अक्सर क्या होता है कि प्रोडक्ट के ओनर जो है ना, वो डायरेक्टली कमेंट करते हैं और आप वो कमेंट रिमूव नहीं कर सकते। चाहे अथॉरिटी आपके पास होती है, लेकिन आप वो कमेंट रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये एफिलिएट की पेनल्टीज के अंदर भी आ जाता है और गूगल एडसेंस की पेनल्टीज के अंदर भी आ सकता है कि अगर एक चीज किसी बंदे से कंसर्न है और उस बंदे ने कोई कमेंट किया हुआ है, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो बंदा आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट का ओनर वहां पे क्लेम कर देता है, वहां पे सॉरी कमेंट कर देता है कि ये एविडेंस के बिना बात कर रहा है, तो जो आपके रीडर हैं वो उसके ओरिजिनल बनने के कमेंट रीड करेंगे, तो जाहिर बात है वो आपसे एविडेंस मांगेंगे। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा, तो आपने चाहे जितनी मर्जी अच्छी पोस्ट की हो अपने ब्लॉग के ऊपर, दोबारा वो व्यूवर आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट को नहीं देखेगा। नो द कन्वेंशन ऑफ द जर्न, ठीक है, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी के अंदर आप पोस्ट कर रहे हैं। कैटेगरी से यहाँ पे क्या मुराद है कि रिव्यू आर्टिकल की कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप नॉर्मल सा रिव्यू लिख रहे हैं,
नॉर्मल सा रिव्यू जो सा वो आ जाता है कि 200 to 400 वर्ड्स का, ठीक है, आप नॉर्मल सा रिव्यू लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप इतनी चीजें नहीं भी मेंशन करेंगे तो मैटर करता है। फिर आ जाता है कि आपने मीडियम सा आर्टिकल लिखना है जो कि 600 to 800 वर्ड्स पे चला जाता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला आर्टिकल आता है जो कि मैं रिकमेंड करता हूं 1000 to 1500 वर्ड, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल अगर आप 1000 to 1500 वर्ड्स का लिखते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, एसईओ के लिए भी बेस्ट है, सर्च इंजन के लिए भी बेस्ट है, और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे चल के आपकी ब्लॉग की रैंकिंग में भी, और हो सकता है उसमें से डिफरेंट कीवर्ड्स भी आपके रैंक कर दें, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इसका क्या मतलब है कि आपने जो रिव्यू लिखा है ना उसको दूसरे रिव्यू से आपने लाजमी तौर पे कंपेयर करना है कि मेरा उनसे कितना बेटर है। बात करते हैं इसकी भी, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूं रिव्यू ऑफ साइट राउंड, ठीक है। मेरे पास एक साइट आ रही है hostingfacts.com, इन्होंने एक रिव्यू लिखा हुआ है, एक वेबसाइट टूल टेस्टर वालों ने रिव्यू लिखा हुआ है, WP बिगिनर वालों ने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं तीनों को ओपन करूंगा, रीड करूंगा, और अपना जो मैंने लिखा होगा मैं उसको भी रीड करूंगा। क्या चीजें हैं जो उसके अंदर चेंजिंग हो सकते हैं, क्या चीजें हैं जो मैं उसके अंदर इस तरह की कर सकता हूं जो इससे बेटर होंगी, कौन सी इमेजेस मैं यूज कर सकता हूं और कैसे मैं चीजों को यूज कर सकता हूं, ठीक है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर भी करूंगा और यहाँ पर भी करूंगा। मतलब आपने कंपैरिजन, अपना रिव्यू लाजमी करना है, जब आप लिख लेंगे तो उसको आप लोगों ने कंपैरिजन करना है दूसरे रिव्यू से, और उसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। डू नॉट समराइज द एंटायर प्लॉट, इसका क्या मतलब है? किसी को इसका मतलब समझ आया? मुझे बताए। डू नॉट समराइज द एंटायर प्लॉट। अभी मैंने ये चीज पहले एक्सप्लेन कर दी है, मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नो वन, मुझे लगता है सारे सो गए। ओके, श्री अहमद, आपका क्वेश्चन किसी किसी हद तक ठीक है, आपका आंसर, सॉरी। प्रभात नेपाल, बिल्कुल गुड। ओके, अब आप लोगों के सारों के आगे, ठीक है, यहाँ का मकसद ये है, यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि आपका जब आप रिव्यू लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को समराइज कर सकते हैं, उसके फीचर्स को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटायर प्लॉट से क्या मुराद है? उसके प्रोज एंड कॉन्स, और उसके जो आप लोग अगर बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं उस चीज को, इन दो चीजों को आपने समराइज नहीं करना, इन दो चीजों को आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। ये दो चीजें आप लोग जब एक्सप्लेन कर देंगे, अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, देन आप लोग जो सा है अच्छे तरीके से अपना रिव्यू आर्टिकल लिख पाएंगे, ठीक है। नाउ क्लियर? अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के भी दिखा देता हूँ। कंपैरिजन आर्टिकल आगे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि आप लोग एक आउटलाइन टाइप में बनाने लगा हूं। आप लोग आउटलाइन को समझ लेंगे तो आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना आ जाएगा, ठीक है। जो राइटिंग है ना, जो राइटिंग है, मैं आप लोगों को राइटिंग नहीं बता रहा, मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं। नहीं अमीर हमदा यार, बाय नहीं हो रहा, मैंने 2-3 कार्ड भी और पेपैल से भी ट्राई किया है, वो उनके पास कोई एरर आ रहा है पेमेंट का। जी, तो मैं जो चीज कह रहा था कि मेरा इनका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि ये कंटेंट है, नहीं, मैं आपको आउटलाइंस बताऊंगा। आउटलाइंस के अंदर अरेंज करना आपका काम है, लिखना आपका काम है, ठीक है। आपको लिखना आना चाहिए। कंटेंट राइटिंग के फील्ड के अंदर आप तब आए जब आपको लिखना आता हो, आपको इंग्लिश आती हो, ग्रामर आती हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी टूल है, ग्रामरली टूल्स आ चुके हैं आजकल, टूल्स बहुत ज्यादा आ गए, आप वो टूल्स यूज कर सकते हैं। ओके, आउटलाइन ऑफ रिव्यू
आर्टिकल। मे भी मैं किसी जगह पे रॉन्ग भी हो सकता हूँ, वहां पे आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग है ना, आप लोगों ने स्टार्टिंग करनी है प्रोडक्ट इंट्रो। शॉर्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं ना, वो 50 to 60 कैरेक्टर्स आपके, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर नहीं डिस्क्राइब होती, तो आप 120 कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतना ही कैरेक्टर्स लिखें। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप ये चीज ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को साइड पे रखता हूं, आपको जस्ट मैं आउटलाइन बता देता हूं। प्रोडक्ट इंट्रो लिखना है। प्रोडक्ट इंट्रो के फौरन बाद आप लोगों ने अपना रिव्यू लिखना है। रिव्यू ऑफ यू, बट समरी। समरी से क्या मुराद है कि उसको शॉर्ट सा करके आपने लिखना है कि मेरा ये रिव्यू है, ठीक है। और उसके फौरन बाद आपने क्वेश्चन कर देना है। क्वेश्चन क्या है? डू यू एग्री विद मी और नॉट? इफ नो, इफ नो, देन आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आप लोग यहां पर ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन, डू यू एग्री विद मी? और जाहिर बात है आगे आपको कंटिन्यू करना है, तो आप खुद ही उसका आंसर करेंगे नो। नो, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्सप्लेन दिस। आप यू का वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर यू नहीं मेंशन करना। आप एक्सप्लेन दिस करेंगे कि मैं अपने इस रिव्यू को अब एक्सप्लेन करने लगा। इतनी चीज आ गई, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। प्रोडक्ट इंट्रो आ गया, रिव्यू ऑफ यू और क्वेश्चन आ गया। उसके फौरन बाद अब आप लोगों ने क्या चीज मेंशन करनी है? आपने प्रोडक्ट के फीचर्स मेंशन करने हैं। प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स के फीचर्स आपके एक टेबल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली भी आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। लिस्ट और टेबल, वट एवर यू यूज, डजेंट मैटर, ठीक है। लिस्ट और टेबल बना ले। देन फीचर्स एक्सप्लेन्ड विद प्रोज एंड कॉन्स, कि आपने एक एक फीचर को, जितने आपके फीचर मेंशन है ना, उनको प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चाहे आप एक एक लाइन के अंदर करें, चाहे दो लाइन के अंदर करें, चाहे उनको मजीद जितना आप आर्टिकल को लेंथी करना चाहें, आप इसके अंदर कर सकते हैं फीचर्स के अंदर। जब फीचर्स आ जाएं तो यहां पर रखें सम रिव्यूज ऑफ कस्टमर्स, कि जिन लोगों ने वो चीज बाय की हुई है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने ले लेने हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट के ऊपर किसी किस्म का क्लेम नहीं, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आप कस्टमर का नेम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनको एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें या कुछ एक्सप्लेन कर दें। जब आप कस्टमर के रिव्यूज लिखकर उसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, कि इस कस्टमर का ये रिव्यू है और ये किस बेस पे है, इसका पॉइंट क्या है, ये इसने किस बेस पे ये रिव्यू दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल की अथॉरिटी बन जाएगी। इतना चीज लिखने के बाद आप लास्ट पे जो चीज लिखेंगे ना, वो लिखेंगे एडिटर्स रिव्यू, या माय रिव्यू आप कह सकते हैं, कि माय रिव्यू, माय ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। आपने माय ऑनेस्ट रिव्यू के अंदर अपना रिव्यू एक्सप्लेन करना है सारा, ठीक है, और उनको इंटरलिंक कर देना है अपने इन पॉइंट्स के साथ, कि मैंने ये रिव्यू इस पॉइंट की बेस पे किया है, इस फीचर की बेस पे किया है, इस पॉइंट की बेस पे किया है, ठीक है। चीज समझ आई कि नहीं आई? ये आउटलाइन है, सारे के सारे ये आउटलाइन अभी नोट कर लो, क्योंकि मैं शेयर नहीं करने वाला ये आउटलाइन। आप लोग अभी नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लें। फिर अहमद, कंक्लूजन जो सी है ना, उसका मतलब और है, और फाइनल थॉट्स का भी मतलब और है। यहां पर आप क्या दे रहे हैं? रिव्यू दे रहे हैं।
पर बात आई थिंक वो इससे डिफरेंट है। हर स्ट्रक्चर जो है देखो, हर किसी का लिखने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट है, हर किसी का पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर सारा ना आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। आप इसके अंदर अगर चेंजिंग करें, और बात एक मैं आपको चीज बताता हूं कि आप इसके अंदर चेंजिंग करें, आप प्रोडक्ट फीचर्स को नहीं लिखते, आप डायरेक्टली फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के साथ, दैट विल बी ओके, गुड है। कोई उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज आ गई है। जो जितनी भी ये मैंने चीजें बताई है ना, इनके अंदर आप खुद भी चेंजिंग करें तो आपको चीजों का आइडिया होगा। अलिंदीन वालेकुम सलाम, एक दफा रिपीट कर सकते हैं प्रोसीजर? अलिंदीन लाइक कैसा प्रोसीजर? तो बात ये मेरा जो था वाकई हर प्रोडक्ट के लिए, मैंने हर प्रोडक्ट को जेन में रखा है। तो वो जाहिर बात है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या एक स्पेसिफिक स्टोर को चीज को टारगेट किया गया। ओ आउटलाइन ऑफ रिव्यू आर्टिकल, अलिंदीन सॉरी, एनीवन, कोई मेंबर में से इसको एक्सप्लेन कर सकता है? मैं चीज दोबारा नहीं बोल पा रहा, ठीक है? मेंबर में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं उसका अनम्यूट कर देता हूँ। एनीवन, कोई भी? अली नहीं, मैं ना इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन ये है कि पहली 2 रिकॉर्डिंग्स के ऊपर इतना खास रिस्पॉन्स नहीं था, दैट्स व्हाई मेरा दिल नहीं था रिकॉर्डिंग शेयर करने का। अरे नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको वाकई एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी राइट ना मैं बोल बोल के ना एक्चुअली थक गया हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? देखें, रिकॉर्डिंग विल बी शेयर ऑन youtube.com/taxvilla, इसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा 2 से 3 दिन में। अभी मैंने लास्ट फर्स्ट 2 लेक्चर वहां पर पोस्ट कर दिए हुए हैं, ठीक है? आप लोग पहले वो मतलब देख लें, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो देख लें ताकि आपको मेरी समझ आ सके। मैं जो है ना, मेरा समझाने का तरीका डिफरेंट है दूसरों से। ये देखिए, कंटेंट राइटिंग तस्वीर के ऊपर नहीं आया, रैंक ही नहीं हुई वीडियो। हुई भी है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है? पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2, ठीक है? ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ये ना, पांचवा पांचवा लेक्चर है ना, ठीक है? 4 लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, 2 रह गए, वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा या कल अपलोड कर दूंगा, और ये फिर पांचवा अपलोड हो जाएगा, ठीक है? मुदस्सर मिर्जा आज मौजूद है सेशन के अंदर? मुदस्सर मिर्जा जी? अली नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं लाजमन तौर पे आपको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन मैंने आपको अब बता भी दिया कि क्या वजह है मेरे ना एक्सप्लेन करने की। तो इंशाल्लाह अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करें। कल मैं आपको कंपैरिजन और एफलेट का बता दूंगा। अब आप लोगों को पता चला है, मैं पहले रिव्यू और कंपैरिजन का क्यों बता देता हूं। आप लोगों को ये तो समझ आ गई होगी कि मैं रिव्यू और कंपैरिजन पहले क्यों बता रहा हूं एफलेट से, ठीक है? अब आप लोगों ने अपने फीडबैक मुझे ग्रुप के अंदर लाजमी दे देने हैं ताकि मुझे पता चले कि सेशन मेरा कैसा रहा। या मेरे मतलब मैं उसके काफी ईमेल्स भी, व्हाट्सएप पे भी काफी ज्यादा उसके मैसेजेस आए हुए थे, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बाय कर दूं। मेरे पास अभी यार अकाउंट में पैसे नहीं है, बिल्कुल भी जीरो हुआ पड़ा अकाउंट मेरा।
दैट्स वाई नहीं था मैं बाय कर रहा, लेकिन चले देखते हैं, उसके लिए करते हैं कुछ। तो मुझे मैं सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप को आजकल मैं ओपन भी नहीं कर रहा व्हाट्सएप यार। मेरा दिल नहीं करता ओपन करने को, वहां पर इतने मैसेजेस कॉल्स वगैरह आई हुई हैं तो दिल नहीं करता। अमीर हमजा आप देख लें, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूजर की है। मैं आपको ये फिर बता दूं, सिंगल यूजर से यही मुराद है कि एक बंदा यूज कर सकता है। तो देख ले, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आप उसको दे सकते हैं। बाकी आप लोगों के रिव्यूज का, फीडबैक्स का, रिव्यू क्या दिया फिर, फीडबैक का वेट रहेगा। जो ग्रुप्स में नहीं ऐड है वो मुझे वैसे टैग करके भी रिव्यू दे सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट लाऊं। मुझे वो रिव्यू बताया करें जो आपके लाजमन रिव्यू हो, जो आपको लगा हो कि वाकई ये चीज है, मुझे वो फीडबैक दीजिए कि ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकूं। कंटेंट तो आपने अपना लिखना है फरमानुल्लाह, मैंने कहीं पे भी ये चीज नहीं कही कि आपने कंटेंट कॉपी करना है। आप कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, आपने कंटेंट अपना लिखना है। कॉपी कंटेंट गूगल क्या करेगा? गूगल आपका कंटेंट, कॉपीड कंटेंट किस तरह रैंक करेगा? मुझे एक चीज बताएं फरमानुल्लाह, कि अगर आपने कहीं से कंटेंट कॉपी किया है, वो ऑलरेडी गूगल के अंदर मौजूद है, तो गूगल दोबारा आपके कंटेंट को क्यों रैंक करेगा? अमीर हमजा अभी 40 मिनट हुए नहीं है कि हो गए हैं? टाइम आया ही नहीं आज नुमान, टाइम आया ही नहीं, प्रीमियम चल रहा है आई थिंक। नहीं यार वो देख ले, बिल्कुल चल रहा है। शायद पेमेंट मेरी हो गई है, ट्रांजैक्शन हो गई है, मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया। अरे नहीं, नो प्रॉब्लम, आप पहले की वीडियोस देख ले। महफूक एक मिनट, ये ले, नोटपैड को मैंने ओपन कर दिया है, आप ले ले स्क्रीनशॉट। कोई बात, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मे बी देयर इज सम ग्लिच, सम बग, दैट्स व्हाई। ओके गाइज, आप मुझे इजाजत दे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल फिर 11 बजे सेशन है, नोट कर लें, पाकिस्तानी टाइम 11 बजे। पर बात है इंडिया में या बांग्लादेश में क्या टाइम हो रहा होगा? आप बांग्लादेश से, आई थिंक सो। ओ नेपाल, सॉरी, आपके नेम के साथ भी मेंशन है फिर भी। या 11:45, नेपाल में 11:45 चल रहा है, पाकिस्तान में इस टाइम 12 चल रहा है। ओहो दैट्स वाई। ओ आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? हाँ फरमानुल्लाह, वो चीज आप लोग कर सकते हैं, रीराइट अपने वर्ड में कर सकते हैं बिल्कुल। तो बात, विच वन? वेल आई एम थिंकिंग I will share Camtasia keys and some content writing tools that are paid with you guys, inshallah, at the end of this course. With everyone, साकिब नवाज, फेसबुक में लिखेगा टट्सविला, TUTSVELA, टट्सविला लिखेगा, ग्रुप आ जाएगा। पर बात, आई डोंट यूज एलिमेंटर, एक्चुअली आई एम, एलिमेंटर मैंने वाकई कभी भी यूज नहीं किया।
and yeah, I can share GeneratePress with you. Install the free version of GeneratePress, and after that, ooh, okay, I just share GeneratePress. Download everyone who need GeneratePress Premium. Download this zip file. Yeah, Linux Premium. Okay, I will try Marfuk. Yeah, Premium. Okay. After downloading this, install the free version of GeneratePress on your WordPress site and go to upload, go to plugin and upload that plugin. After extracting this, you will see GP Premium 1.7.2 and key. The key has been expired. I didn't notice, and the key expired. I will share the new key with you guys in Facebook group, but you can upload this premium extension to your plugin file. Inshallah, you can use this extension and this will enable all premium features of GeneratePress for you. The function of key is only to enable updates for your extension, but don't worry, I will share the key after buying, after renew. Okay. Okay, वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड इंशाल्लाह कल मिलते हैं. अभी इजाजत दें. अल्लाह हाफिज. विल सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज. ओके, टुमारो नहीं, टुडे ही होगा.